Morning, sir. Morning, sir. Everybody. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेसन जो है पढ़ेंगे। एक कविता है, साम एक किसान। कविता का नाम है साम एक किसान। इस कविता में यानी इसके जो है रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल, जो किसान के मम्मी का तो वीडियो एक सर्दी की शाम के एक प्राकृतिक दृश्य के रूप में जो है चित्रित किया है उन्होंने। और प्राकृतिक दृश्य को उन्होंने दिखाया है कि पहाड़ एक बैठे हुए किसान की भांति जो है दिख रहा है, और उसके पहाड़ के ऊपर जो आकाश है वह आकाश एक साफा की तरह है। जैसे कोई किसान या कोई व्यक्ति अपने सिर के ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं, साफा बांधते हैं, ठीक उसी तरीके से वह आकाश है और उसके नीचे बैठा हुआ जो पहाड़ है वह उस किसान के रूप में है। यानी कह रहे कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यानी इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल प्राकृतिक दृश्य में एक पहाड़ को बैठे हुए किसान की भांति जो है वह दर्शाए हैं, और यह बताने का प्रयास किए हैं कि जिस तरह कोई किसान अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांधता है या साफा बांधता है, ठीक उसी तरीके से पहाड़ भी अपने सिर पर आसमान रूपी वो पगड़ी यानी साफा जो है बांध रखा है, और उसकी पश्चिम दिशा में सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। इसके कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य यानी सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय में सूर्य डूबने लगता है, और डूबने के समय अंधकार सा हो जाता है। चारों तरफ लगता है जैसे धुआं हो गया, कुहरा हो गया। जिस तरह से अंधकार प्रतीत होने लगता है, ठीक उसी तरीके से कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि पश्चिम दिशा में जब सूर्य डूबता है तो किसान जो चीलम है जिससे वो जो है धुआं जैसे निकालने की बात कर रही है, जो वह जो है सुलगती आग की भांति कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि एक आग की भांति जो है प्रतीत हो रहा है, एक धुएं की भांति जो प्रतीत हो रहा है। और कह रहे हैं कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही। यानी घुटनों पर से मतलब क्या, यानी पहाड़ के घुटनों के नीचे, यानी पहाड़ की जो तलहटी है नीचे वाले स्तर में, यानी उसके घुटने में क्या है, नदियां हैं जो चारों तरफ जो है प्रवाहित हो रही हैं। और वो नदियां कैसी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई चादर जो है बिछा दिया गया हो, इस चादर की तरह जो है वह प्रतिभाती हो रही है, यानी वो प्रतीत हो रही है। फिर कह रहा है कि पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्व में। पलाश जानते हैं, परास को कहते हैं। तो पलाश का जो फूल होता है लाल रंग का, तो कह रहा है ये कि पलाश पर खिले हुए लाल रंग के वो जो फूल हैं, वो जब अंधेरा होता है तो उस अंधेरा होने के साथ ही उस पर लाल लाल खिले हुए फूल अंगीठी की तरह, यानी जले हुए आग की तरह जो है प्रतीत हो रहे हैं। फिर सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और
जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सारे स्थान पर घना जो है अंधेरा छा जाता है कुछ ही देर के बाद में। इस तरीके से वो अंधेरा कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि लगता है कि बहुत सारे भेड़ियों का जो है झुंड वो बैठा हुआ है और उन जो भेड़ियां हैं, भेड़ियों के झुंड में पूरा काला जो है वो दिखाई दे रहा हो, इस तरह जो है प्रतीत होता लगता है। पुनः एक बार देख लीजिए, यानी कह रहा है कि कभी उस शाम के समय प्राकृतिक दृश्य के बारे में जो है कहना चाह रहा है, और उस पहाड़ को जो है एक बैठे हुए व्यक्ति की तरह दिखा रहा है कि वो पहाड़ बैठा हुआ है और एक किसान की भांति जो है प्रतीत हो रहा है, जिसके ऊपर एक साफा यानी पगड़ी जैसे किसान बांधता है, ठीक उसी तरीके से एक साफा है, अर्थात वह आकाश है जो पहाड़ के ऊपर जो है आकाश घिरा हुआ है। और उसी हम पहाड़ में जो है देखें तो आसमान की जो पगड़ी, जो आसमान रूपी जो पगड़ी है, वह जो है वहां पर रख दी गई है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वह पहाड़ रूपी जो मनुष्य है पगड़ी लगाया हुआ है या साफा जो है पहना हुआ है। अब कह रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त जब होता है, यानी पश्चिम दिशा में जब सूर्यास्त होता है, तो उस सूर्यास्त के समय में जो सूर्य जब डूबता है तो लगता है कि लालिमा जैसे होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे चीलम जो खींचने वाले लोग होते हैं, जो पीने वाले लोग होते हैं, जब चीलम को खींचते हैं तो लाल रंग का जो है प्रतीत होता है, अर्थात लालिमा जो है दिखने लगती है उसमें, उसके आग से। तो ठीक उसी तरह की जो है यहाँ भी जो अनुभव हो रहा है कि जब वह पहाड़ वहां बैठा हुआ किसान के रूप में है और उसके तलहटी में जब सूर्य पश्चिम में जो है अस्त होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है, और वह लालिमा वह चीलम पर सुलगती हुई आग की भांति जो है दिखाई देती है। और जो उससे नीचे जब आते हैं पहाड़ की तलहटियों में, तो वहां पर नदियां जो है बहती हैं, नदियां प्रभावित हो रही होती हैं, और ये नदियों से ठीक जो है ऊपर, यानी कि जो घने जंगल होते हैं पास में, वहां पर पलाश का जो है पेड़ है, उस पर लगे हुए लाल लाल रंग के ये फूल जैसे लगते हैं चिंगारियां हैं, ये आग की चिंगारियों की तरह जो है यह जो है प्रतीत होते हैं दूर से देखने में। और जब हम उस क्षितिज पर, यानी कि जब हम पृथ्वी के ऊपर जो है तो पृथ्वी पर देखते हैं कि ऐसा जो है अंधकार छाया हुआ है, जैसे प्रतीत हो रहा है भेड़ियों का बहुत ज्यादा जो है एक झुंड जो है नीचे की तरफ जो है बैठा हुआ है, यानी वो अपने को सिकुड़े हुए है और शांत होकर जो है बैठे हुए हैं, ऐसा जो है कालापन जो है दिखाई देता है, यानी शाम हो जाने के कारण ऐसा जो है महसूस। ठीक है, क्लियर? हर्ष प्रताप समझ में आ रहा है? बोलिए। 25 में गुड मॉर्निंग सर। अश्वनी शर्मा समझ में आ रहा है? प्लस माइनस आगे चले, चलिए नेक्स्ट जो है कह रहे कि अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी है, सुनते हो चीलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी ये कह रहा है यहाँ पर, कवि का यह कहना है कि यह जो दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य
एकदम शांत जो है प्रतीत हो रहा है। यानी शाम का समय होता है जो शांत प्रतीत होता है। और तभी जो है अचानक मोर बोलता है, और जब मोर बोलता है तो उसी के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई व्यक्ति कहीं कोई पे आवाज दे रहा है, छुप कर आवाज लगा आवाज रहा दे रहा हो या बोल रहा हो, ऐसा जो है अचानक सर जो है म्यूट उसको एवरीवन। प्रतीत होता है, इसको जो है मालूम सर चलता है। म्यूट कर दीजिए, सर म्यूट कर दीजिए। बता रहे हो। चलो मैं देख रहा हूँ कौन आवाज कर रहे हैं, उनका जो है मैं नाम भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जो है नंबर कम दिया जा सके। लिखो। ठीक है। और कह रहे हैं कि कर दीजिए। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी ऐसा लगता शाम के समय कि किसी ने आवाज दी और आवाज को जो है अचानक जो है कुछ बदलाव जैसे जो है महसूस हुआ, सुनाई पड़ी। और ऐसा कहते हुए कि सुनते हो। और इसके बाद एक जो है घटना घटी और वह उस दृश्य के रूप में जो है बदल गई। फिर ये कहा कि जो चीलम थी वह जो है उलट गई। चीलम उलट जाने का मतलब अंधेरा छा जाना। तो आग जो है बुझ गई। मतलब एक प्राकृतिक दृश्य को काल्पनिक रूप से ये व्याख्या करते हुए कवि कहना चाह रहा है कि चीलम जब उल्टी, किसान की जो चीलम खींच रहा था, तो चीलम से जो आग थे वो नीचे गिर गए, उसके बाद जब बुझ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होते ही अंधेरा छाने लगा। अब इस शुरुआत जब हो रहा था उसी समय जो आभाएं निकल रही थी वह पलाश के फूलों के ऊपर पड़ते हुए वह एक चिनगारी की तरह प्रतीत हो रही थी, जो देखने से लगता था कि आग की चिनगारी है जो उस चीलम में जो है पकड़ी हुई है। लेकिन मोर बोलता है। मोर के बोलने से अचानक जो है परिवर्तन सा दिखता है और वह चीलम जो है उलट जाती है, अर्थात अंधेरा छा जाता है। जैसे ही अंधेरा छाता है वह जो चिनगारियां हैं, जो आग की गूगल के चिनगारियां सबसे हैं, बड़े ड्रोन ये कौन है? सभी जो है बुझ जाती हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब चारों तरफ धुआं उठ रहा है। यानी कोई भी चीज जब बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है। ठीक उसी तरीके से जब सूर्योदय अस्त हो गया तो लगा कि चारों तरफ धुआं हो गया और अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के साथ जैसे शाम ढल जाती है और चारों तरफ रात का घना जो है एकदम एक तरह से अंधकार जो है छा जाता है और पूर्ण रूप से रात्रि हो जाती है। सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सबसे दिखाई देने लगता है। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बताओ जल्दी बोलो। नाम लिख लें तुम्हारा। नाम भी बोलते रहो अपना अपना। सर अच्छा लग रहा है आज न्यूज़ का। Hello. Yes. TVS full from Takla.
सर आप किधर गए? सर दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है? सर बस बोर्ड दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है सर? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर, आ रही है, आ रही चलिए। है। यस क्या सर। आवाज? चलिए तो अब आपको जो है हम बताते हैं, एक बार और बता दें इसको, एक बार और बता दिया जाए। नो सर, नो सर। यस ठीक है, सर। एक बार और देख लीजिए। कह रहे कि अचानक बोला मोर और किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीलम औंधी, औंधी माने गिर गई, धुआं उठा सूरज डूबा, अंधेरा सा छा गया। यानी कवि का यह कहना है कि जब प्राकृतिक जो दृश्य एकदम शांत हो जाता है, उस समय अचानक किसी के बोलने की आवाज आती है और वो लगता है कि कोई मनुष्य की तरफ बोलते हुए कहता है कि सुनो, या आवाज लगाते हुए ये कहता है कि सुनते हो। और इस तरह की आवाज में एक यह दृश्य एक घटना के रूप में जो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और वह चीलम जिसको जो है काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, वह चीलम औंधी मतलब उलट जाती है और आग जो है बुझ जाती है। आग बुझने के साथ उससे जो है धुआं उठने लगता है और सूरज जो है उस समय डूब गया होता है, शाम जो है ढल गई होती है, सबसे बड़ा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और पूर्ण रूप से अंधकार सभी जगह जो है घेर लेता है और अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न मैं ऐसे ही बताते चल रहा हूँ। जैसे इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है और इसे बनाने के लिए एक आदर्श। रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। लिख लेंगे अपने से? बोलिए, ये बता दें? चलिए हम बता ही देते हैं। देखिए पहला जो इसमें आया है, आकाश साफे में दिखाते हुए, आकाश का साफा। और तीसरा जो दिया गया है, एक रूपता नदी उधर पे दिखाई देना। ठीक उसी तरह से जो इसमें आंसर में, इसके उत्तर में पहला हो जाएगा कि घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी। आपके कविता में जो है, यानी घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। दूसरा हो जाएगा इसी में, पलास के जंगल की अंगीठी, यानी पलास का जो जंगल है उसकी अंगीठी, तो पलास के जंगल की अंगीठी की तरह। तीसरा जो हो जाएगा इसमें, वह सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, यानी सिमट कर एक जगह बैठा हुआ है, जैसे कि भेड़ जो है एक जगह एक वर्ग में जो है बैठी हुई हैं। गल्ले सा कह रहा है, गल्ला मतलब समूह में। दूसरा प्रश्न है कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर और शाम का दृश्य जब होता है तो आप अपने छत से या आप अपने घर से, अपने बाहर से जो है जब देखते हैं, तो शाम कब से शुरू होती है, पहला इसमें क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखना चाहेंगे, शाम कब से शुरू होती है? यानी कि जब सूर्य पश्चिम में पहुंचता है और सूर्य जब एकदम अस्तांचल में चलने लगता है,
उस समय शाम होने जैसा आभास होने लगता है। तब हमको महसूस होता है कि शाम शुरू हो गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। यानी शाम से लेकर उस समय सूरज डूबने में कितना समय लगता है। यानी कि जब अस्तांचल की तरफ सूर्य जाते हैं तो लगभग आपको 1 से 1 घंटा का समय लगता है जब सूर्य जो है डूब रहे होते हैं। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 1 घंटा इस समय आसमान का जो रंग होता है वो सिंदूरी सा हो जाता है, सिंदूर जैसा हो जाता है और बैगनी जैसे कुछ बादल आ जाते हैं। कभी कभी 7 रंग जो है दिखाई देने लगते हैं और इस तरीके से ये सभी रंग लगभग ज्यादातर सिंदूरी रंग जो है अस्त होने के समय जो है प्रतीत होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो। सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता और हंस। तो इस प्रकार से आप तीसरे को जो है देख रहे हैं। तीसरे प्रश्न को दिमाग खराब है। कबूतर को जैसे हम मोर के बोलने पर कवि को लगा कि कोई कह रहा है कि सुनते हो, तो कबूतर चूंकि उड़ने वाला पक्षी है, हमेशा जो है उड़ता ही है, तो इसको हम कह सकते हैं किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कबूतर को। दूसरा, अगर मैना है या कौवा है तो कौवे को जो है हम रोक भी सकते हैं, क्यों काले रंग का है, उसको हम जो है मना भी कर सकते हैं कि तुम रात के समय न जाओ, ये भी सकते हैं। मैना भी एक पक्षी है जो कि बहुत ही सुंदर होती है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तुम तो बहुत ही सुंदर पक्षी हो। तोता, और तोता जो ऐसा पक्षी होता है जो वृक्षों से फल को जो है खाता है, यानी फल का ही ज्यादा सेवन करता है। तो कभी अगर ऐसा समय आ जाए जब केवल फल ही फल हो, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि तोते का समय बहुत ही अच्छा आ गया है। चील के लिए हम कह सकते हैं कि चील बहुत ही ऊंचाई से उड़ता है, बहुत ही नीचे जगह से उड़ने वाला है। और उसी तरह हंस को हम ये कह सकते हैं कि तुम बहुत ही शान शौकत से रहने वाले, सादगी जीवन रहने वाले हो, ये भी जो है कहा जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, ये आपके जो है प्रश्न और अभ्यास थे। इस प्रकार यह जो पाठ था वो खत्म हुआ। अगला लेसन का थोड़ा सा भाग जो है हम देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण सभी के पास बुक है ना? हिंदी व्याकरण हाँ सर। कौन प्रकाशन की है? किस प्रकाशन की है? अश्वनी शर्मा। सुधांशु प्रताप,
हिंदी व्याकरण बुक किस प्रकाशन की है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। थोड़ा सा हम जानते हैं इस नवे जो अध्याय के बारे में। चिड़िया की बच्ची इस अध्याय का नाम है, इसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। देखिए, एक यहाँ माधव दास नाम का एक व्यापारी है जो बहुत ही बड़ा व्यापारी है और उसके पास बहुत ही अपार धन और दौलत है और उसके नए नए जो घर हैं वो संगमरमर से बने हुए बहुत ही सुंदर घर हैं। उसके घर के आगे बहुत बड़ा बागीचा, फले हुए पौधे और फव्वारे लगे हुए, बहुत ज्यादा जो है उसके घर को जो है आकर्षित करते हैं। फोन को म्यूट कर दीजिए। और वह भी जो है यानी कि जिसका नाम आवाज माधव नहीं दास आ रही है, है। वो भी एक कला प्रेमी है, बहुत ही अच्छा कला का पसंदीदा है और किसी भी प्रकार की उसमें कोई बुरी आदत नहीं है। और इन सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में जो है एकदम समझ नहीं आ रहा है। खालीपनी है, अर्थात वह अकेला ही अकेला जो है रह रहा है। इसी की कहानी जो है इसमें दी गई है। चलिए देखते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, उसके सामने बहुत सुहाना बागीचा भी लगाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारे से बदलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर और मंत्र के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते। इनमें मानो उनके मन तृप्ति होती है। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति जो है गुजार देते। ये कहानी ठीक उसी तरह की है जैसे कभी बड़े राजा हुआ करते थे, बड़े संपन्न लोग हुआ करते थे और उन संपन्न लोगों के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती थीं और उस सुख सुविधा के साथ वह अपने जीवन को यापन करते थे। ठीक उसी प्रकार से यह माधव दास भी था, जो अपना घर जब बनवाया तो बहुत अच्छी जो है संगमरमर से बनी हुई वो बहुत अच्छी कोठी आलीशान मकान बनवाया और अपने मकान के ठीक सामने एक बहुत ही आलीशान बहुत ही सुंदर बागीचा लगवा दिया और वह अनेक प्रकार के कलाओं का वो प्रेमी था, अर्थात कला प्रिय था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यानी वह एकदम धन कुबेर था, लेकिन एक बात थी कि उसको किसी भी प्रकार की व्यसन यानी किसी प्रकार की बुराई जो है उसके अंदर,
बहुत ऐसे लोग होते हैं जो धन संपन्न होते हैं, उनके पास बुराइयां भी होती हैं जिससे उनकी धन संपदा जो छीन जाती है। लेकिन इस व्यक्ति के पास कोई बुराई नहीं थी, कोई इस तरह का ऐसा व्यसन नहीं था जिससे कि उसके किसी भी प्रकार की जो है धन संपदा को जो चोट पहुंचाए। और वह बहुत ही सुंदर एक अभिरुचि का वह एक व्यक्ति था और फल फूल लगे हुए घर के सामने, बहुत ही काशीदाकारी किए हुए और फव्वारे लगे हुए, मनमोहक फूल। ये एक दृश्य जो है बहुत ही छटा थी, बहुत ही मनोरम थी, बहुत ही किसी भी व्यक्ति के हृदय को अपने तरफ आकर्षित करने वाली थी। और शाम को दिन में जब भी गर्मी जो है ढल जाती और आसमान में कई रंग जब हो जाते, तो वह शाम के समय अपने कोठी के बाहर यानी मकान से बाहर एक चबूतरे पर जो है बैठ जाता, यानी गद्दा लगवाकर उस चबूतरे के ऊपर जो है बैठता और बैठने के बाद म्यूट कर दीजिए। और उस पर बैठने के बाद वह अपने एक बहुत ही गलीचे पर जो है बैठकर और उस प्राकृतिक छटा को जो है देखने लगता, जो बहुत ही मनोरम जो है था, उसके लिए बहुत ही सुंदर था। उस छटा को जो है वो निहारने लगता। उस समय उसको लगता था कि वह एक ईश्वर की तरह सुंदर दृश्य जो है उसके सामने जो है होता, लेकिन फिर भी उस आदमी को अकेलापन महसूस होता था। ऐसा क्यों होता था? अरे कि उसके जो मित्र थे अगल बगल, जो अनेक जो है उसके साथ रहने वाले लोग थे, वो लोग भी उसके धन का लाभ उठाते थे और उसके साथ रहकर अपना जो है अपने अपने तरीके से जीवन यापन करते। और संध्या के समय एक स्वप्न की तरह जो है जो बीतने वाला जो समय था, उस समय संध्या के समय में उसका भी समय जो है बीतते जाता था उन मित्रों के साथ में। Listen, Mr. Trans, please keep quiet. तरह के आज कुछ बादल थे, घटाघड़ी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसद मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर का भी कुछ खाली सा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते हुए किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुशी थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। यानी उस समय की बात जो है बता रहा है कि जब कुछ बादल जो है हल्के जो है इधर उधर आ जा रहे थे और घटा जो है थोड़ी सी गहरी जो है बहुत ज्यादा नहीं थी और धूप प्रकाश उसमें छनकर जो है थोड़ा जमीन पर जो है आ रहा था। उस समय माधवदास अपने बैठे हुए घर के सामने अब उस जिंदगी का क्या स्वाद ले रहे थे। तो नाम सुनिए जिसको आज ग्रुप से निकाला जाएगा। लगता था कि जी भरकर भी कुछ खाली सा, मतलब सब कुछ होते हुए भी
आदित्य प्रकाश। उन्हें मेरा कुछ जो है लिख के जाओ। खालीपन महसूस होता था, अकेलापन महसूस होता था। आर्य कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत ज्यादा धन संपन्नता होने के बाद भी, संपदा होने के बाद भी लोगों को जो शांति होती है वो नहीं मिलती, यानी सुख शांति नहीं मिलती। जाति धर्म ठीक उसी तरह का जो है दृश्य उस माधव दास के साथ भी हो रहा था। यानी सब कुछ था, उनका बहुत सुंदर घर था, बहुत परेशान करी फोन बहुत आने ही में। अच्छे जो है उनके नौकर भी थे, उनके जो है मित्र भी थे, सभी लोग थे, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं थी। तो शांति तो कोई ऐसी चीज नहीं जो कि हम बाजार से या दुकान से खरीद करके और पुनः प्राप्त कर लें। शांति तो हमें तभी आएगी जब नेक काम करेंगे, कुछ अध्यात्म से हम जुड़े रहेंगे, यानी स्पिरिचुअल भी बने रहेंगे, और उसके साथ साथ कल्याणकारी कार्य भी हम करते रहेंगे, लोक कल्याण के लिए भी कार्य करते रहेंगे। तो उसमें जो मिलने वाला जो आनंद होता है वो शांति को प्रदान करता है। यानी वह आदमी का जीवन जो है शांत प्रिय होता है, बहुत ही सुखद महसूस होता है। लेकिन जब हम केवल जो है यह सोचते, अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं, लोक कल्याण की बात नहीं सोचते हैं,